हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मीकांत द्विवेदी, फैकल्टी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। और आज हम बात करने वाले हैं एमएससीटी एग्जाम्स के बारे में, जहां पे हम लास्ट 5 ईयर पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या लास्ट 5 ईयर में फ्रिक्वेंटली किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो पहले हम एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, टेस्ट मोड है, वो ऑनलाइन रहेगा। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज मराठी एंड इंग्लिश, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ पेपर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे। टोटल मार्क्स 150। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नो है। इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के भी आंसर दे सकते हैं जिसमें आप कंफर्म नहीं है कि उसका आंसर सही है। इसके बाद हम बात करते हैं वेटेज की। तो अगर देखें, लीगल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 30 मार्क्स। इंग्लिश 30 मार्क्स। और लास्ट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यहाँ पे रहेगा 10 मार्क्स। लैंग्वेज इंग्लिश एंड मराठी, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग को। तो लॉजिकल रीजनिंग को देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए आर प्लस सी आर, एनालिटिकल रीजनिंग प्लस क्रिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के 30 to 35 मार्क्स हो सकते हैं, या फिर ये कहें कि 30 to 35 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सीआर में 5 to 10 मार्क्स या फिर 5 to 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन टोटल मार्क्स होने वाले हैं 40 मार्क्स। ठीक है। और यहाँ पे अगर एग्जाम की बात करें लॉजिकल रीजनिंग की लेवल ऑफ डिफिकल्टी की, तो ये इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं आता है। तो टोटल 40 में से आप 30 to 35 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की, कि कौन से चैप्टर हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से 3 to 4 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन टेस्ट 2 to 3 मार्क्स। ब्लड रिलेशन 2 to 3 मार्क्स। डेटा अरेंजमेंट 4 to 5 मार्क्स। सिलॉजिस्ट 3 to 4 मार्क्स। सीरीज 4 to 5 मार्क्स। एनालॉजी 2 to 3 मार्क्स। ऑड वन आउट 1 to 2 मार्क्स। क्लॉक 2 to 3 मार्क्स। फिगर काउंटिंग 1 to 2 मार्क्स। तो यहाँ पे ये इनके जो है स्कोर कितने आ सकते हैं वो देख रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो अगला रहेगा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज 1 to 2 मार्क्स। वर्ड फॉर्मेशन एंड सीक्वेंस 1 to 2 मार्क्स। ऑर्डर एंड रैंकिंग 1 to 2 मार्क्स। इनपुट आउटपुट 3 to 4 मार्क्स। इनइक्वालिटी 1 to 2 मार्क्स। डेटा सफिशिएंसी 1 to 2 मार्क्स। कैलेंडर 1 to 2 मार्क्स। डाइस क्यूब एंड क्यूबाइड 2 to 3 मार्क्स। मिसिंग नंबर इन फिगर 1 to 2 मार्क्स। लॉजिकल वेन डायग्राम 1 to 2 मार्क्स। ठीक है। तो ये 20 चैप्टर्स होने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ये जरूरी नहीं है। सभी 20 चैप्टर से क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं चैप्टर में से होंगे। ठीक है। और इनके जो वेटेज है वो यही हो सकते हैं कि इतने मार्क्स के यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब जिनको हमने हाईलाइट किया है, ये लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन इन्हीं से ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, डेटा अरेंजमेंट, सिलॉक्स, सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, क्लॉक, फिगर काउंटिंग, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, इन चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जो बाकी के जो चैप्टर है इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये कभी पूछे गए हैं, कभी इनको स्किप कर दिया गया है। तो इसलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, तो आप इन पे ज्यादा फोकस रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और लास्ट रहेगा असर्शन एंड रीजन। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो 1 to 2 मार्क्स तक रह सकते हैं। हर एक चैप्टर से 1 to 2 मार्क्स मैक्सिमम है। हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन किसी चैप्टर से ना भी पूछा जाए, है ना, तो जीरो भी हो सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या टाइप रहेगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन है वो 4 टाइप के पूछे जा सकते हैं। पहला रहेगा लेटर कोडिंग, नेक्स्ट वर्ड कोडिंग, नेक्स्ट डायरेक्ट कोडिंग, और लास्ट रहेगा नंबर कोडिंग। अब कोडिंग कोडिंग की बात करें तो कोडिंग कोडिंग के लिए आपको अल्फाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, रिवर्स प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, उनके जो अपोजिट कोड है वो याद होने चाहिए। तो उनकी हेल्प से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं
कि जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू है वो इन चैप्टर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा जब आप सीरीज, एनालॉजी और ऑड वन आउट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी इनकी प्लेस वैल्यू का यूज होता है, अल्फाबेट्स प्लेस वैल्यू का यूज यहाँ पर भी होगा। इसके अलावा इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो कभी कभी वहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसीलिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अल्फाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू है, फॉरवर्ड, रिवर्स और अपोजिट कोड, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं डायरेक्शन टेस्ट की। डायरेक्शन टेस्ट में क्वेश्चन जो है वो पहला रहेगा सिंपल, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा, डायरेक्शन दिया जाएगा, है ना, डायरेक्शन पूछ लिया जाएगा कि पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, या फिर डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा कितनी दूरी पर है। शैडो बेस दिया जाएगा, शैडो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सन डिग्री के अकॉर्डिंग टर्न कर रहा है तो कितने डिग्री पे है, कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डायरेक्शन टेस्ट के लिए बेसिक चीज ये है कि आपको डायरेक्शन अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ पर होगा, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है, इंडिकेटिंग फॉर्म, पजल फॉर्म और कोडेड फॉर्म। ठीक है, इंडिकेटिंग फॉर्म से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इंडिकेटिंग फॉर्म, पजल फॉर्म, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं और कोडेड फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करते हैं डेटा एलिमेंट की। डेटा एलिमेंट से जो क्वेश्चन है वो लगभग लगभग 4 to 5 मार्क्स तक पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन इन्हीं तीन टाइप से पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला रहेगा सर्कुलर अरेंजमेंट, नेक्स्ट लीनियर अरेंजमेंट, नेक्स्ट टेबुलेशन अरेंजमेंट। तो ज्यादातर क्वेश्चन सर्कुलर या लीनियर रहने वाला है। अगर सर्कुलर या लीनियर नहीं होगा तो फिर वो टेबुलेशन बेस्ड होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिलॉजिज्म के। सिलॉग से जो क्वेश्चन है वो 4 टाइप से पूछे जा सकते हैं। पहला सिंपल पैटर्न है जहां पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन से कंक्लूजन करेक्ट है। इसके बाद आएगा थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या होगा कि पहले 5 to 6 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसके बाद ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे ऑप्शंस जो है वो तीन स्टेटमेंट के पेयर में रहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि A B C D E F, ये 5 स्टेटमेंट दिए गए। इसके बाद जो ऑप्शन है उसमें क्या रहेगा, सपोज करो A B और E का पेयर दिया गया है, जहां पे हमें पहले दो स्टेटमेंट को, A और B को स्टेटमेंट मानना है और स्टेटमेंट मानकर डायग्राम को ड्रॉ करना है। और जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे दिया गया है इसको एज अ कंक्लूजन चेक करना है, और जिस ऑप्शन में ये एज अ कंक्लूजन करेक्ट होगा वही सही आंसर होने वाला है। तो ये रहेगा इसका पैटर्न। नेक्स्ट आएगा कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो। मतलब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ऐसा कौन सा कंक्लूजन है जो रॉन्ग है। नेक्स्ट आएगा रिवर्स लॉस। ठीक है, रिवर्स लॉस में क्या होने वाला है कि पहले कंक्लूजन दिया जाएगा और उसके बाद स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, कंक्लूजन में दो कंक्लूजन पूछे जाएंगे जहां पे ये सर्टेनिटी या फिर पॉसिबिलिटी पर बेस्ड हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट के पेयर दिए जाएंगे उसमें 3 से 4 स्टेटमेंट तक हो सकते हैं, हो सकता है 1 2 3 4 स्टेटमेंट हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स में सेलेक्ट करना है, मतलब हमें कंक्लूजन को सही मानना है और कंक्लूजन जिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही होने वाला है वो हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे बाकी के तीन में कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन को चेक कर रहे थे, कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कंक्लूजन को आपको सही मानना है और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 to 5 मार्क्स तक पूछे गए हैं, तो सीरीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सीरीज में क्वेश्चंस नंबर सीरीज, लेटर सीरीज या फिर मिसिंग लेटर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, मिसिंग लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, फॉरवर्ड, रिवर्स, अपोजिट कोड याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत स्क्वायर क्यूब भी याद रहने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एनालॉजी की। तो एनालॉजी के लिए भी सेम चीज रहेगा, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी, इन तीन तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपको फॉरवर्ड, रिवर्स, अपोजिट कोड की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़े बहुत स्क्वायर और क्यूब भी याद रहने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर तो बात करते हैं ऑड वन आउट की। तो ऑड वन आउट में नंबर, लेटर और वर्ड, है ना, ऑड वन आउट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऑड वन आउट को ही क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन तीनों के लिए सेम चीज है, फॉरवर्ड, रिवर्स, अपोजिट कोड याद होनी चाहिए। इसके अलावा स्क्वायर और क्यूब भी याद होने चाहिए। इसके अलावा प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर भी याद रहने चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉक की। क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में आपको एंगल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर रिफ्लेक्स एंगल।
इसके अलावा कोइंसाइड, अपोजिट, राइट एंगल के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट ओवरटेक्स या क्रॉसेस हो सकता है, या फिर अपार्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा फॉल्टी क्लॉक कह सकते हैं, तो फॉल्टी क्लॉक में स्लो और फास्ट या फिर फास्ट टू स्लो का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर लॉस और गेन का हो सकता है कि क्लॉक लॉस कर रही है या फिर गेन कर रही है, तो उसके में सही टाइम क्या होने वाला है। और क्लॉक के भी जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट 2 से 3 ईयर की बात करें तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिगर काउंटिंग की। फिगर काउंटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन ही आ जाएंगे, ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इनमें क्वेश्चन क्या हो सकते हैं टाइप की बात करें तो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आ सकता है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल इनइक्वालिटी या फिर कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड अरेंजमेंट, क्रॉस अरेंजमेंट पर बेस्ड हो सकता है, या फिर शिफ्टिंग बेस्ड अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। क्रॉस अरेंजमेंट में क्या होता है कि हर बार हर स्टेप में जो चेंजेस है वो क्या होता है अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ फिक्स होता चला जाएगा, तो ये फिक्स्ड अरेंजमेंट कहलाएगा। क्रॉस अरेंजमेंट में क्या होता है कि हर बार चेंजेस आउटसाइड की तरफ होगा, है ना, जो पहला प्लेस पे होगा वो सेकंड पे जाएगा, उससे पहले वाला जो अरेंजमेंट होगा वो पहले आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्रॉस अरेंजमेंट बोलते हैं। शिफ्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टेप में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, क्रॉस में शिफ्ट करना पड़ सकता है, किसी भी तरीके से शिफ्ट करना पड़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इन 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम प्रिपरेशन टिप्स की बात करें कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेक अ प्लान ऑफ स्टडी। स्टडी का प्लानिंग करना है पूरा, किस तरीके से कौन से चैप्टर को पहले करना है ना, कितना टाइम लगने वाला है, और ये चीज़ आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टारगेट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए गए हैं, हाईलाइट किया गया है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है, जो ज़्यादा मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद बात करें स्टे अपडेट एंड रिवाइज। चैप्टर्स को हमेशा रिवाइज करते रहना है, और ये चीज़ जो है जीके के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपडेट रखना है और रिवाइज करना है, और हर सब्जेक्ट में करना है। यहाँ पे क्या होगा कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको चैप्टर्स को एक बार अच्छे से पढ़ना है, उनके कॉन्सेप्ट, उनके लॉजिक को समझना है, और उनको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी चैप्टर को, है ना, कि पता चला एक ही चैप्टर हम बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, स्टडी करते समय भी और एग्जाम के समय भी आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे लास्ट चीज जो रहेगा वो प्रिपरेशन रहेगा, पीआईपी, है ना, प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर देना है। इसके अलावा डेली मॉक टेस्ट देते रहना है। प्रैक्टिस इज की, है ना, तो प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर का को सॉल्व करना है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मॉक टेस्ट देते रहना है ना, मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं टॉपिक्स की। टॉपिक जो है इजी टू डिफिकल्ट आपको सेलेक्ट करना है ना, सीक्वेंस जो रखना है टॉपिक्स को सॉल्व करने का वो इजी टू डिफिकल्ट रखना है। मतलब आप पहले उन टॉपिक को सॉल्व करें जो आपको इजी लगते हैं, इंपॉर्टेंट भी हो और इजी लगने चाहिए, तो इंपॉर्टेंट भी हो और इजी हो उस पर पहले फोकस करना है, उनको पहले सॉल्व करना है। फिर जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है उसको सॉल्व करना है, और जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है उसको लास्ट में रखना है। जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में भी आपको इसी चीज पे फोकस करना है कि पहले हमें इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इजी सेक्शंस को सॉल्व करना है जो आपको इजी लगता है। हर पर्सन के लिए अलग अलग क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, चैप्टर हो सकते हैं, है ना, अलग सब्जेक्ट इजी डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि आपको क्वेश्चन कौन से इजी लग रहे हैं, तो पहले आप इजी वाला करना है, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद सबसे लास्ट में डिफिकल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज सेलेक्ट करना है। और ओवरऑल बात करें तो आप यहाँ पे 40 में से लॉजिकल रीजनिंग में 30 to 35 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। बस आपको क्या करना है कि सभी चैप्टर को कम से कम एक बार जरूर सॉल्व करना है ना, या तो खुद से सॉल्व कर लें या फिर आप क्लासेस में जो है रेगुलर अटेंड करें क्लास को, और वहाँ पे कवर हो जाएगा टॉपिक, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब बुक्स की बात करें तो आप प्रैक्टिस के लिए जो है RSM यूज कर सकते हैं, RSM 4, 5 और 1 का यूज कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लीगल स्टूडेंट नहीं है, आउटसाइडर है, तो आप बुक्स में RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं MK पांडे, वहां से आप इन दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।